अवसरवादिता यूं तो बच्चे के अपनी मां के गर्भ में पलने से लेकर उसके जीवन के अंतिम चरण तक अवसर की अनुकूलता सुनिश्चित किए बिना जीवन यात्रा चल ही नहीं सकती है। इसीलिए जीवन में सार्वभौमिक विकास के लिए अवसर का आना और उनका सही समय पर उचित मात्रा में प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। ऐसा प्रकृति का नियम है कि प्रकृति सभी को अवसर प्रदान करती है और जो व्यक्ति अवसर का सही समय पर उचित उपयोग कर लेता है वह उपलब्धि भी हासिल कर ही लेता है। विश्व के तमाम लोकतांत्रिक देशों में अवसर की समानता का उनके संविधानों में उल्लेख ही नहीं मिलता है, बल्कि लोकप्रिय प्रजातांत्रिक सरकारें भी बड़ी शिद्दत से उन्हें मुहैया भी कराती है। ज्यों-ज्यों जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची होती जा रही है, त्यों-त्यों विश्व के सभी विकसित और विकासशील देश प्रगति के लिए अवसरवाद को एक शस्त्र के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अवसर का लाभ उठाना मानव मात्र की फितरत है, लेकिन किसी अन्य को ठोकर मारकर अवसर हासिल करना गैर संवेदनात्मक अवसरवाद की श्रेणी में आता है, जो निहायत गैर जरूरी है। संवेदनात्मक अवसरवाद जीवन यापन करने के लिए और मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए एक प्राकृतिक उपहार स्वरूप होता है। संवेदनात्मक अवसरवाद विभिन्न जीव जंतुओं और अन्य प्राणी मात्र के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी मददगार साबित होता है। वास्तव में यह हमारे आदर्श वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया को साकार करने वाला अवसरवाद है। संवेदनात्मक अवसरवाद प्रतिनिधित्ववाद का समर्थक होता है। प्रतिनिधित्ववादी व्यक्ति महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वंचित वर्गों के लिए सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों से लेकर सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में प्रतिनिधित्व की बात करता है। प्रतिनिधित्ववादी व्यक्ति समाज के सभी वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व को सभी लोगों का प्राकृतिक और संवैधानिक अधिकार मानता है। वह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास करता है, वह संविधान में विश्वास रखता है, वह न्याय में विश्वास रखता है, वह धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है और मानवाधिकार को सम्मान देता है। वह शांति, कानून व्यवस्था और न्याय में विश्वास रखते हुए सर्वे भवन्तु सुखिन को अपने आचरण में लाता है। इसके अतिरिक्त वह अंधविश्वास और पाखंड युक्त संस्कृति को ना मानते हुए तर्क आधारित वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए कृतसंकल्पित है। वहीं दूसरी ओर गैर संवेदनात्मक अवसरवाद एकाधिकारवाद का समर्थक होता है। चूंकि एकाधिकारवादी व्यक्ति गैर संवेदनात्मक अवसरवाद का प्रतिफल होता है, इसीलिए वह महिलाओं, पिछड़े वर्गों और कथित अंतर्जों के बराबर देने के पक्ष में नहीं रहता है। वह उन्हें उचित प्रतिनिधित्व भी देने के विरुद्ध है। इन केन प्रकारेण वह अपने ही समुदाय के लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए बड़ी कुटिलता से योजनाएं बनाता है। एकाधिकारवादी व्यक्ति के केंद्र में उसका अपना समुदाय रहता है और उन्हीं के वर्चस्व को कायम रखने में तात्पर्य रहता है। ऐसे व्यक्ति का न्यायिक चरित्र प्रबल नहीं होता है। वह मजबूरन न्याय को अपनाता है, वह न्याय के लिए त्याग नहीं करता है। एकाधिकारवादी व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ, जातिवाद, परिवारवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद में विश्वास करता है। उसकी राष्ट्रभक्ति दिखावटी होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी सुविधानुसार स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए संविधान को अपनाता है और उचित अवसर मिलते ही उसे तानाशाही प्रवृत्ति धारण करने में तनिक भी देर नहीं लगती है। ऐसा व्यक्ति सत्ता का इतना बड़ा लोभी होता है कि सत्ता प्राप्ति के लिए वह दंगा, उत्पीड़न, अपराध, अत्याचार और भ्रष्टाचार को अपनी ताकत बनाने से भी परहेज नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति विज्ञान और अंधविश्वास दोनों का ही दुरुपयोग करने से नहीं हिचकिचाते हैं। ये लोग अच्छाई, त्याग, न्याय, शांति आदि की परिभाषा अवसर अनुकूल अपने हिसाब से गढ़ते रहते हैं। इस प्रवृत्ति के लिए लोग दैवीय आपदा की स्थिति में भी अपने एजेंडा को कार्य रूप में परिणत करने के लिए उसे अवसर में बदलने में नहीं हिचकिचाते हैं, भले ही उनके निर्णय जन विरोधी क्यों ना हो। सत्ता विरोधी
लहर को दबाने के लिए एवं सत्ता और वर्चस्व को कायम रखने के लिए इन्हें साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का बखूबी उपयोग करना इनके स्वभाव में होता है। आजकल जो सर्वाधिक चर्चा का विषय है वह है राजनीतिक अवसरवाद। राजनीतिक अवसरवाद भी गैर संवेदनात्मक अवसरवाद का ही एक रूप है। आज़ादी के बाद कुछ वर्षों तक राजनीतिक अवसरवाद की न्यूनतम दृष्टिगत रही, लेकिन तत्पश्चात राजनीतिक अवसरवाद का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। कारण साफ है कि आज़ादी के बाद कुछ वर्षों तक नेताओं में सेवा करने का जुनून सवार रहा और नेता जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। आगे चलकर राजनीति एक व्यापार बन गया। नेता अपना निहित स्वार्थ सिद्ध करने में जुट गए। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नेताओं को अपनी विचारधारा को छोड़ने में भी कोई हिचक नहीं होती है। सच तो यह है कि ऐसे लोग की कोई विचारधारा होती ही नहीं है, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ ही इनकी विचारधारा है। चुनाव के दिनों में राजनीतिक अवसरवादी नेता अपने नफ़ा नुकसान का आकलन करके जिताऊ पार्टी का दामन थाम लेते हैं। यही कारण है कि आज की सत्ताधारी पार्टी में कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों से बहुत बड़ी तादाद में नेता शामिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि अम्बेडकरवादी विचारधारा की बढ़ चढ़कर डिग मारने वाले नेताओं ने भी सत्ताधारी पार्टी का दामन थाम लिया। मान्यवर काशीराम जी की पार्टी बीएसपी से बहुत बड़ी तादाद में नेता अन्य दलों में खासकर सत्ताधारी दल में पलायन कर चुके हैं। ये वे नेता हैं जो बीएसपी में आने से पहले शायद कभी इन्हें ग्राम प्रधान का भी पद मैसर नहीं हुआ था। बीएसपी में शामिल होकर मंत्री बने, पद प्रतिष्ठा मिली और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से भी संपन्न हुए। लेकिन जैसे ही बीएसपी यूपी की सत्ता से बाहर हुई, ये अवसरवादी अम्बेडकरवादी नेता अपनी नेता सुश्री मायावती पर भांति भांति के आरोप लगाते हुए अन्य दलों में जा बैठे। ऐसी ही मौका परिस्थिति तकरीबन सभी दलों में दृष्टिगत है। अब समय आ गया है कि जनता ऐसे अवसरवादी पदलोलुप और विचारधारा शून्य नेताओं को चुनाव में ज़रूर सबक सिखाए। जिस नेता की अपनी पार्टी की विचारधारा में आस्था ही नहीं है, वह भला संसद या विधानसभाओं में पहुंचकर भी समाज और जनता का क्या भला कर पाएगा। बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को झटक कर मनुवादी विचारधारा वाली पार्टियों में वे सिवाय हाथ उठाकर विधायकों का समर्थन करने और शीर्ष नेताओं की कठपुतली बनकर सेवा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। एकाधिकारवादी कभी भी प्रतिनिधित्ववादियों को अपना हितैषी नहीं मानेंगे और ना ही कभी वे गैर संवेदनात्मक अवसरवाद जनित एकाधिकारवादी नीति से समझौता कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना उनके वर्चस्व को चुनौती होगी जो उन्हें कदापि स्वीकार नहीं होगा। इसीलिए संवेदनात्मक अवसरवाद को अपना नैतिक बल मानने वाले सभी प्रतिनिधित्ववादियों के लिए लोकतंत्र और संविधान की नैतिकता और अस्तित्व बचाने के लिए एकजुट होना ज़रूरी ही नहीं बल्कि समय की मांग भी है और उनका कर्तव्य भी है।